हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग हायर एजुकेशन के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और हायर एजुकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा अब सेक्शन बन चुका है पेपर वन का जिसमें से बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे श्योर शॉर्ट आपके क्वेश्चंस आने हैं। जैसे फ्रेमवर्क हो गया हमारा हायर एजुकेशन का, उससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे बनेंगे। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में देखे गए हैं। होपफुली इस बार भी आएंगे। और जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है जो नए सिलेबस में आया है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। तो इन श्योर शॉर्ट जो सेक्शंस हैं हायर एजुकेशन के, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमारे रिसेंटली दिसंबर या जनवरी में आए थे। तो बाकी जो हायर एजुकेशन है वो आप सबको पता है बहुत रैंडम हो गया है। कुछ बहुत ज़्यादा डेफिनेटली नहीं कह सकते कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी जो टॉपिक्स पक्के हैं उनको आज हम देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम हायर एजुकेशन के जो हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जिनको नहीं पता है भाई, मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स जो बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ा दिए हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। काफ़ी बच्चे हर बार नेट का एग्ज़ाम भी निकालते हैं, काफ़ी बच्चे JRF भी निकालते हैं। और जब भी पेपर्स के रिजल्ट आते हैं तो आप सब मेरे वीडियो से कमेंट्स देखते हैं कि बहुत बच्चे कहते हैं कि इन फ्री वीडियो से ही उनका काम हो गया। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो भाई मिस आउट मत करो। जो चीज़ फ्री है वो बेकार है ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ये आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं दिन में 2 बार, टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से। तो आप चाहो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारी पेड ऐप है उसमें जो है जो पेड कोर्सेज़ हैं और सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड होती हैं। तो इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि फुल कोर्सेज़ में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, डेमो कैसे एक्सेस करते हैं, और टेस्ट सीरीज़ अगर आपको सेक्शन वाइज लगानी है तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2026 से है हमारा एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सेक्शन है हायर एजुकेशन में। तो यहाँ कह रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। अलग अलग पोस्ट दी हैं और आपको बताना है किस पोस्ट का क्या काम होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देख लें, कह रहा है वाइस चांसलर जो है इज द एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये बात सही है भाई। जो हमारा वीसी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वो भाई सबसे बड़ा हेड होता है यूनिवर्सिटी का। और सारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, डीन्स वगैरह हैं, वो उसके अंडर में आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं बी। यहाँ कह रहा है विजिटर। विजिटर क्या है? इस विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी। कह रहा है विजिटर जो है गेस्ट फैकल्टी होता है किसी यूनिवर्सिटी की। तो ये पॉइंट गलत है। तो गेस्ट फैकल्टी तो एक प्रोफेसर हो गया जो टेम्परेरी होता है, उसको हम गेस्ट फैकल्टी बोलते हैं। विजिटर जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, जो हर एक राष्ट्रपति का काम होता है कि जो शिक्षा कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। तो कभी भी जो राष्ट्रपति है वो किसी सिटी में जाता है जहाँ एक बड़ी यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है तो विजिट करता है देखने के लिए कि भाई काम सही चल रहा है कि नहीं, इसलिए उसको विजिटर बोलते हैं। तो विजिटर एक बड़ी पोस्ट आप कह सकते हो कि जो प्रेसिडेंट है देश का, वही किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं सी पॉइंट, प्रो वाइस चांसलर। तो यहाँ पे प्रो वाइस चांसलर का क्या मतलब है? इज द लिंक बिटवीन चांसलर एंड वाइस चांसलर। तो वीसी जो है और जो चांसलर है उसके बीच में आता है प्रो वाइस चांसलर, ऐसा ये कह रहा है। तो ये पॉइंट भी जो है सही नहीं है। प्रो वाइस चांसलर जो है वीसी और रजिस्ट्रार के बीच में लिंक बनाता है, चांसलर और वीसी के बीच में लिंक नहीं बनाता। ठीक है। तो प्रो वाइस चांसलर जो है वो एक तरीके से बीच में होता है वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के, ना कि चांसलर के। ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये भी पॉइंट सही नहीं है। अगला पॉइंट डी पॉइंट है। तो डी पॉइंट क्या कह रहा है कि डीन इज द एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक हेड ऑफ द फैकल्टी और स्कूल कंसिस्टिंग द डिपार्टमेंट, है ना। तो ये बात सही है कि जो एक फैकल्टी है उसका हेड जो है वो डीन होता है। जैसे आर्ट्स फैकल्टी का एक डीन होगा, कॉमर्स फैकल्टी का एक अलग डीन होगा। तो पूरी जो फैकल्टी है ह्यूमैनिटीज़ की या आर्ट्स की, उसको पूरा संभालने के लिए डीन होता है। तो ये भी पॉइंट सही है। अगला पॉइंट चांसलर का, चांसलर ऑफ एवरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए बात ट्रू है कि जो चांसलर है या जो विजिटर है वो हमारा प्रेसिडेंट ही होता है।
विजिटर तो सबके लिए सही है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन चांसलर सबके लिए जो है सही नहीं है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो चांसलर है उसको हम प्रेसिडेंट मानते हैं, अदरवाइज चांसलर नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ में, सीधे सीधे वाइस चांसलर ही होता है, जो कि सबसे बड़ा हेड उस यूनिवर्सिटी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ई पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचे 2 पॉइंट्स ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। जनवरी 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर जो नई संस्थाएं बनाने की बात कही गई है, किसका क्या काम होगा, क्या फुल फॉर्म होगा, थोड़ा हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो बॉडीज अंडर HECI, तो आजकल आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि UGC जो है रिप्लेस हो जाएगा HECI से, ये वही HECI है। अब रिप्लेस होगा नहीं होगा, कब होगा, इसके बारे में तो पता नहीं, बट हाँ NEP में जो बात कही गई हैं उनको हम लोग देख लेते हैं क्या बातें कही गई। तो यहाँ पे 4 संस्थाएं लिखी हुई हैं जो इसके अंडर बनाई जाएंगी, किसका क्या काम है ये आपको इस क्वेश्चन में मिलाना है। सबसे पहला है NHERC। NHERC का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, है ना। तो नाम से पता चल रहा है जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करे। तो यहाँ पे ये मिलता है हमारा सेकंड पॉइंट से। सिंगल पॉइंट रेगुलेटर, है ना, तो रेगुलेटरी है संस्था, तो रेगुलेटर जो है ये हायर एजुकेशन का, तो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, क्या कंटेंट होगा, क्या नहीं होगा, कोर्स कैसा बनेगा, नहीं होना चाहिए, मतलब जो काम बेसिकली इस समय UGC का है, उस UGC के कई कामों में एक काम इसको असाइन कर दिया गया है कि आप रेगुलेट करेंगे पढ़ाई को। अगला है नाक। नाक आपको ऑलरेडी पता होगा, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है और नई पॉलिसी में भी इसकी बात कही गई है कि ये क्या करता है, ए क्रेडिट करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, यानी कि रैंक करता है इंस्टीट्यूट्स को कि वो किस तरीके से अच्छा या बुरा हैंडल कर रहे हैं पढ़ाई को। तीसरा है HEGC। HEGC है द हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन। तो ग्रांट्स का मतलब आपको पता है, जो वही पैसे वैसे देता हो, यूनिवर्सिटीज़ को मदद करता हो, रिसर्चर्स को मदद करता हो, स्कॉलरशिप देता हो, तो ये HEGC हमारा है। और इसका जो सही जवाब है, जैसे मैंने बोला, ग्रांट से जुड़ा है, तो फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन। और उसके बाद है GEC, जनरल एजुकेशन कमेटी, है ना। तो जनरल एजुकेशन कमेटी क्या करता है, ये करता है फॉर्मुलेटिंग अ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो जो आपको पता है कि जो हमारा फ्रेमवर्क है कि मार्क्स कैसे दिए जाएं, है ना, तो वो GEC हमारा करेगा, जनरल एजुकेशन कमेटी, यानी कि एजुकेशन में कितना क्वालिफाई करने का जो फ्रेमवर्क है, जो आपने देखा भी होगा कि जो है ग्रेड सिस्टम हमारा लॉन्च हो जाएगा और जो है मार्क्स सिस्टम को जो है थोड़ा थोड़ा हम हटा देंगे। तो मतलब कैसे पास करना है, फ्रेमवर्क क्या रहेगा मार्किंग वगैरह करने का, है ना, और क्वालिफाई करने का किसी को, तो ये सारी की सारी चीज़ें GEC देखेगा। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। दिसंबर 2025 से आया क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन में। इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी जो है बात जो कही गई है इन ऑप्शंस में वो फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में बेसिक्स चीज़ें आपको आनी चाहिए। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बातें बहुत ज़्यादा कही गई हैं, बहुत लंबी 100-150 पेज की ये PDF है, सारी बातें आप याद नहीं रख सकते, फिर भी मोटे मोटे तौर पे कि भाई क्या मेन बातें कही गई हैं, कौन से मेन इंस्टीट्यूशंस बनाने की बातें कही गई हैं, ये बेसिक्स आपको ज़रूर से आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हाईएस्ट प्रायोरिटी टू फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बहुत गंभीरता से लेने की चीज़ है, प्रायोरिटी पे लेने की चीज़ है क्या, कि एक बेसिक लिटरेसी सबके पास हो, और न्यूमरेसी यानी कि संख्या का ज्ञान, लिटरेसी मतलब अक्षरों का ज्ञान, ये पढ़ाई लिखाई को, जो बेसिक पढ़ाई लिखाई है उसको हाई प्रायोरिटी पे लेना है, ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये बात क्या है, सही है, हमें गलत बात ढूंढनी है। एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमारी जो समझ है वो बढ़े, इस पे भी जोर दिया गया है।
फिर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, स्थानीय जो हमारे मान्यताएं हैं या कह लो कि जो कॉन्टेक्स्ट हैं, डाइवर्सिटी है, विविधता है, उन सबको रिस्पेक्ट दी जाए। तो ये भी बात कही गई है। कौन सी बात नहीं कही गई है? प्रमोटिंग ट्रांसलिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि पावर ऑफ लैंग्वेज को प्रमोट करना है। इसकी जो बात है वो मेन फंडामेंटल में नहीं आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हमारा जनवरी 2026 से लिया गया है और जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन है हायर एजुकेशन में, उससे ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉलम मिलाओ क्वेश्चन है, आपको कुछ डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं हायर एजुकेशन के किसी यूनिवर्सिटी में और आपको मिलाना है कि इनके क्या काम हैं, क्या क्या ये लोग करते हैं। तो सबसे पहले है कोर्ट और सेनेट। तो कोर्ट जैसे आप सबको पता है कि जहाँ पे एक अदालत, नॉर्मल टर्म्स में हम कोर्ट को कहते हैं, जहाँ पे न्याय होता है या जहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक वही लगभग लगभग सिमिलर मीनिंग यहाँ पे है, जहाँ जो नियम बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको थोड़ा रिव्यू किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि वो कैसे बनी है, सही है नहीं है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कोर्ट का जो मतलब है, अगर हम बात करें, ये बेसिकली वो न्यायालय वाला कोर्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत सेम मीनिंग है जब बात आती है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से रिलेटेड जो बातों पे, पॉलिसीज़ पे जहाँ चर्चा की जाती है, तो वो जगह कोर्ट कहलाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सेकंड है, टू रिव्यू एंड एडवाइज ऑन द बोर्ड पॉलिसीज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसीज़ हैं उन पे रिव्यू करना, चर्चा करना, सही है नहीं है, लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये काम जो है वो कोर्ट का होता है। अगला है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव का जैसे मतलब है कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना, तो कोई ऐसी काउंसिल, ऐसी संस्था, ऐसा समूह जहाँ पे पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराने के लिए लोग उसके अंदर हैं, मतलब उनके ज़िम्मे है कि किसी पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ये इससे मिलता जुलता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हैविंग मेंबर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलग अलग फील्ड के मेंबर्स होते हैं, एजुकेशन का हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है ना, कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के वहाँ उसमें लोग हो सकते हैं, वो मिलजुल करके एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहलाती है। अगला है टर्म एकेडमिक काउंसिल। तो जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या कर रही है, रोज़मर्रा के जो डिसीजन मेकिंग है यूनिवर्सिटी की, कि रिजल्ट कब रिलीज़ होगा, कितने और लोग भर्ती होने चाहिए, जो सुचारू रूप से काम यूनिवर्सिटी का चलता रहे, जो भी अदर मिसलेनियस काम होते हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल संभालता है। उसी तरीके से जो एकेडमिक काउंसिल है वो एकेडमी से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, एकेडमिक मैटर्स जो होते हैं उन पे ये अपने डिसीजन देता है या पॉलिसी बनाता है। तो इसका जो सी का मैच है वो होगा प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन एकेडमिक मैटर्स, जो पढ़ाई से जुड़े हुए कामों में अपनी राय देता है। और फाइनली है बोर्ड ऑफ स्टडीज़। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हमारा मैच करेगा डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एकेडमिक बॉडी। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो है, जो बेसिकली स्टडी के मामले हैं, एकेडमिक काउंसिल ऊपर आता है जो वो मेन डिसीजन देता है, और वो डिसीजन सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसका जो जिम्मेदारी है वो बोर्ड्स ऑफ स्टडीज़ पे होता है। एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना, जो पॉलिसीज़ एकेडमिक काउंसिल ने बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एकेडमिक बॉडी, तो हर अलग डिपार्टमेंट की एक अलग अलग, जैसे आर्ट्स का हो गया, फैकल्टी हो गई, या फैकल्टी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, उन सब की अलग अलग एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की एकेडमिक बॉडी है जो कि एकेडमिक काउंसिल के अंडर आती है। आयुब आपको समझ में आ गया, इसलिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे जनवरी 2026 से आया है क्वेश्चन हमारा हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क से। यहाँ पूछ रहा है कौन सी जो यहाँ पे संस्था है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि रिकॉग्नाइज और रेगुलेट करता है क्वालिटी को टेक्निकल एजुकेशन, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह। तो इंजीनियरिंग हो गया या और कई जो टेक्निकल चीज़ें हो गई, कौन सी संस्था बनाई गई है जो उन इन फील्ड्स को देखता है, इन फील्ड्स को रेगुलेट या रिकॉग्नाइज करता है। तो उसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा AICTE, ऑल इंडिया
सेंटर फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो AICTE जो है, इसके लास्ट में जो TE है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक तरीके से देखता है कि उनकी क्वालिटी वगैरह क्या है। सेकंड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो TE है उसका मतलब टीचिंग एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन। तो ये जो टीचिंग से रिलेटेड संस्थाएं हैं, BEd वगैरह के कॉलेजेस हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है? NCTE। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा है, जो कि फंड वगैरह देने का काम करता है, और ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी में आता है हमारा। और UGC जो है वो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, और ये भी सभी यूनिवर्सिटीज़ पे ध्यान देता है, बट इसका जो फील्ड है वो अलग है। टीचिंग एजुकेशन का फील्ड अलग है, और टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE आता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। सो गाइज, ये क्वेश्चन देखते हैं, हायर एजुकेशन से है, और जो हमारे हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क की संस्थाएं हैं उनसे ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं क्या इनका मतलब है। असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है नाक ऑल्सो एसेसेस एंड एक्रेडिट्स प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। तो नाक आप सबको पता होगा, एक नेशनल एक्रेडिटेशन की संस्था है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है उनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई सुविधाओं के आधार पे, कि भाई एजुकेशन में कैसी है, फैसिलिटीज़ वाइज कैसी है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक तरीके से रैंक देती है हर यूनिवर्सिटी को ये संस्था। तो कह रहा है असर्शन की नाक जो है वो जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी रैंक करती है। तो ये सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि इससे मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट संस्था है या प्राइवेट संस्था है, नाक का काम है हर यूनिवर्सिटी को रैंक करना। रीजन क्या कह रहा है? द UGC ओनली एसेसेस एंड एक्रेडिट्स गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे रीजन क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि UGC का काम एक्रेडिट करना नहीं है, ये नाक का काम है। चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, नाक ही है जो कि एक्रेडिट करता है या रैंक बताता है या नंबर देता है यूनिवर्सिटीज़ को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे। UGC ये काम नहीं करता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट। सो गाइज, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। जनवरी 2026 का ये क्वेश्चन है, और ये आया है हमारा जो फ्रेमवर्क है हायर एजुकेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हालांकि इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, केवल डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस होते हैं, बट फिर भी जो हमारी अलग अलग संस्थाएं हैं जो हमारा हायर एजुकेशन का फ्रेमवर्क बनाती हैं, उससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। NCERT, नाक, NIRF, AICTE, UGC, ये अलग अलग संस्थाएं हैं, इनके अलग अलग काम हैं, इनके अलग अलग फुल फॉर्म्स हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी संस्था पहले आई, कौन सी संस्था बाद में आई, ये आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है भाई, डेटा ड्रिवन है। आओ देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है AICTE 1945 में आया, UGC 1956 में आया, NCERT 1961 में आया, नाक जो है 1994 में आया, और NIRF जो है वो 2015 में आया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यानी कि DEABC, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इनके अलग अलग काम हैं वो आपको पढ़ने हैं, जिनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो आपको पढ़ने हैं, और इनका जो फुल फॉर्म है वो आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर से ही जो है डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस, यानी कि कुछ समझने वाला नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं बन के आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ओके, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो गाइज, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनवरी 2026 में ये क्वेश्चन आया है, और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हायर एजुकेशन में है उससे है। कह रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हायरार्की है सीनियर फंक्शनरीज यानी कि सीनियर ऑफिसर्स की, वो आपको बतानी है। कई ऑप्शन आपके सामने है: विजिटर, डीन ऑफ फैकल्टी, चांसलर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड वाइस चांसलर। तो कौन कितना बड़ा है, बड़े से छोटे में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले समझो कि जो विजिटर है वो सबसे बड़ा होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर है वो सीधा का सीधा कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट के अंडर में ही शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था आती है। तो कभी कभी
जब वो सेम सिटी में घूमने आता है किसी काम से, तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पड़ती है तो वहाँ पे भी वो विज़िट करता है कि भाई क्या काम कैसे चल रहा है, सो ऑन। तो सबसे बड़ा हमारा विजिटर है। विजिटर के बाद आता है चांसलर। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कभी कभी चांसलर होता है अलग से, कभी नहीं होता है, अदरवाइज सीधे वाइस चांसलर ही होता है। बट अगर पोस्ट की बात करें तो विजिटर के नीचे चांसलर आता है और चांसलर के नीचे जो है वाइस चांसलर आता है। हालांकि जैसे मैंने बोला कि ऐसा चांसलर नहीं होता है नॉर्मल यूनिवर्सिटी, अधिकतर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। बट पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली चांसलर की पोस्ट जो है वो वाइस चांसलर से बड़ी होती है, इसलिए विजिटर के बाद चांसलर आएगा। चांसलर के बाद हमारा वीसी। वीसी आप सबको पता ही होगा अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं कि वीसी जो है वो सब कुछ संभालता है ना। बाकी जो विजिटर होता है वो कभी कभी आता है। मेन परमानेंट जो मेंबर बैठता है, सबसे बड़ी आप पोस्ट बोल सकते हो किसी यूनिवर्सिटी की, वो वाइस चांसलर ही होती है, जो एक्चुअल में रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर ड्यूटी टाइम में। और उसके बाद हमारा आ जाता है डीन। डीन जो है वो पूरी फैकल्टी संभालता है। जैसे मान लो ह्यूमैनिटीज़ की या आर्ट्स की फैकल्टी है तो उसका पूरा इंचार्ज जो है डीन होगा। और डीन के बाद आता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एक फैकल्टी में भी कई डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे आर्ट्स फैकल्टी के अंदर हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो सकता है, लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, इंग्लिश डिपार्टमेंट हो सकता है। तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं एचओडी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहला हमारा विजिटर होता है, विजिटर के बाद चांसलर आता है, चांसलर के बाद वाइस चांसलर, उसके बाद आता है डीन, और डीन के बाद आता है एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। आई होप आपको समझ में आ गया। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा फुल कोर्स यदि आपको करना है तो फुल कोर्स में हर एक लेक्चर के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं, तो कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। टू द पॉइंट आपको वीडियो मिलेगा 10 से 15 मिनट का, और उससे जुड़े हुए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लाइन से आपको वहाँ लगाने को मिल जाएंगे। और इसमें 20 से ज़्यादा लेक्चर्स आपको डेमो के रूप में दिए हैं, ज़रूर से इसे आप देखें। इसके अलावा जैसे पेपर आने वाले हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो एमसीक्यूज यानी कि मन से बनाए हुए क्वेश्चन को करने से अच्छा है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाएं। तो यहाँ पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाने को मिलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड अलग लगा सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अलग लगा सकते हो। तो इसमें भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो डेमो के रूप में दिए हैं, ज़रूर से डेमो वगैरह देख लो। और डेमो कैसे आपको मिल सकता है, आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, तो जो भी वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, कैसे एक्सेस होता है, डेमो क्या है, चार्जेस कितने हैं, वैलिडिटी कितनी सेलेक्ट करने पे कितनी फ़ीस पड़ती है, इस सारी जानकारी जो है आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। तो ज़रूर से यहाँ पे एक बार आप कांटेक्ट करके डेमो के लिए बोल सकते हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।